हाय एवरीवन, दिस इज़ लक्षित सिंह एंड इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग मतलब इस वीडियो में मैं लैंग्वेज का ट्रांजिशन हो गया। इस वीडियो में मैं ओटाइटिस मीडिया के बारे में बात करने वाला हूँ और उसमें भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत सारे एग्जाम्स में नीट पीजी और एनआईसीटी में पूछा जाता है, वो है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। तो मैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के बारे में बात करूँगा। तो ओटाइटिस मीडिया फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? तो ओटाइटिस मीडिया है इन्फ्लेमेशन, सूजन मिडिल ईयर क्लेफ्ट का, और उसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, बट अभी हम इसका बात कर रहे हैं कि अगर मिडिल ईयर क्लेफ्ट का सूजन हो जाए तो उसे हम ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, मिडिल ईसी ईयर क्लेफ्ट। तो जब मिडिल ईयर क्लेफ्ट की बात हो रही है तो मिडिल ईयर क्लेफ्ट में आपके ये दो चीज़ आएंगे। एक तो हमारा जो कैविटी है प्रॉपर मिडिल ईयर का, फिर यूस्टेशियन ट्यूब ईटी और मैस्टॉइड सेल्स। बेसिकली अगर ये मिडिल ईयर है ना, मैं नॉर्मल एनाटमी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये थोड़ा ना एक रेक्टेंगुलर टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है। ये एक रेक्टेंगुलर टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, बॉक्स जैसा। मतलब इसको ऐसे समझो। तो ये अगर मैं लैटरली इसे देख रहा हूँ और ये एंटीरियर साइड है या पोस्टीरियर साइड है, तो यहाँ से यूस्टेशियन ट्यूब आता है और यहाँ पीछे मेरा मैस्टॉइड कनेक्शन रहता है, मैस्टॉइड का। और इसको एडिटस बोल सकते हैं, एडिटस, जो कि मैस्टॉइड के सबसे बड़े एयर सेल एंट्रम से कनेक्ट करता है। तो ये मिडिल ईयर है। तो इसका पूरा थ्रू आउट इन्फेक्शन किसी भी एक पार्ट का हो तो हम उसको ओटाइटिस मीडिया बोलेंगे। तो ये प्रॉपर मिडिल ईयर क्लेफ्ट के किसी भी पार्ट का इन्फेक्शन, या फिर साइमल्टेनियसली एक से दो पार्ट, या फिर यूस्टेशियन ट्यूब का भी इन्फेक्शन है और मिडिल ईयर कैविटी में भी पस भरा हुआ है, या फिर मिडिल ईयर कैविटी से पस भर गया और फिर उसके बाद वो मैस्टॉइड में चला गया, तो ये सारा जो इन्फेक्शन है वो ओटाइटिस मीडिया में है। अब बात करते हैं कि एक्यूट सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, अगर बेटर टर्म यूज़ करना हो तो एक्यूट सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। तो एक्यूट सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया वो ओटाइटिस मीडिया है जो कि इन्फ्लेमेशन तो है वो मिडिल ईयर कैविटी का, बट वहाँ पे जो इटियोलॉजी है हमारी, या जो कॉज है जिसके कारण हो रहा है, वो पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं। अब पायोजेनिक से क्या मतलब हुआ? तो देखिए, पायोजेनिक वो ऑर्गेनिजम्स में ना जिसपे जब हम लोग, हमारी डिफेंस सिस्टम जब अटैक करती है, तो जब अटैक करती है तो न्यूट्रोफिल्स का एक्टिवेशन होता है। और न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं कि वो एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं जो कि इन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब इन बैक्टीरिया को जब डिस्ट्रॉय वो करने लगते हैं तो एक लिक्विफाइड मटेरियल प्रोड्यूस होता है, उसी को हम लोग पस कहते हैं। और उसमें भी सबसे मोस्ट कॉमन, आपका सबसे मोस्ट कॉमन जो ऑर्गेनिज्म इम्प्लिकेटेड है वो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। सबसे ज़्यादा नोटोरियस और सबसे ज़्यादा जो इम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण ये होता है एक्यूट सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, वो है पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, एंड दैट मतलब नाम इसका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई है। हमने ये डिस्कस कर लिया मैं कि पैथोजेनेसिस क्या है। तो बेसिकली जो ये पेशेंट्स होते हैं ना, भले इम्प्लिकेशन और इसका कॉज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमो नहीं है, बट यहाँ वायरस का भी रोल होता है। वायरस क्या करता है? वायरस पहले एक इन्फेक्शन करवाता है हमारे थ्रोट में। तो हम लोग को नॉर्मल एक थ्रोट इन्फेक्शन होता है, बट उससे प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हमारी जो यूस्टेशियन ट्यूब होती है वो ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि जब थ्रोट पे इन्फेक्शन होगा तो वहाँ भी इन्फ्लेमेशन होगा। और आपको पता होगा, अगर आपने बेसिक एनाटमी पढ़ी होगी, कि हमारे थ्रोट में ही यूस्टेशियन ट्यूब होता है, एक छोटा सा ओरिफिस जैसा होता है इसका, जो यूस्टेशियन ट्यूब का जो ओरिफिस आता है। तो वायरल इन्फेक्शन होने के कारण आसपास के एरियाज़ में एडीमा हो जाता है, जिसके कारण ये जो ट्यूब है ये ब्लॉक हो जाता है। और ये ट्यूब क्या होता है ना कि ये कंटिन्यूसली हमारे मिडिल ईयर के सिक्रीशन को ड्रेन करता है, क्योंकि मिडिल ईयर जो है वहाँ पे सेल्स कंटिन्यूसली म्यूकस सेक्रीट करते रहते हैं। तो अगर ये ड्रेन नहीं होगा ना और ये कलेक्ट होने लगेगा तो इस पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस है। और इसी के ऊपर जब एक बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन नहीं, माइंड इट, सुपर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के भी ऊपर एक इन्फेक्शन, तब पेशेंट को जो है प्रॉब्लम होना शुरू होता है। और इसी में, और यही सुपर इन्फेक्शन हमारा करवाता है स्ट्रेप न्यूमोनियाई। तो ये है पैथोजेनेसिस, प्रॉपर पैथोजेनेसिस जिसको बोलेंगे आपका एक्यूट सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया का। अब इसके पैथोजेनेसिस को और क्लिनिकल फीचर्स को एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अगर ये मेरा एक यूस्टेशियन ट्यूब है और ये मेरी मिडिल ईयर कैविटी है, ठीक है, मुझे रेड कलर यूज़ करना चाहिए। अगर ये मेरा यूस्टेशियन ट्यूब है और ये मेरी मिडिल ईयर कैविटी है,
जो कम्युनिकेट कर रही है एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल से, और ये अगर आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हुआ, ठीक है, तो ये मेरा ईटी है, यूस्टेशियन ट्यूब, ये मेरा मिडिल ईयर कैविटी हो गया, मिडिल ईयर कैविटी। आई होप आपको एब्रीवेशन से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, टीएम। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो पहला स्टेज होता है हम लोग यहाँ से डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बार कोई जो पेशेंट होगा हमारा, उसको वायरल इन्फेक्शन होगा। तो वायरल इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा कि आसपास एडिमा होना शुरू हो जाएगा, तो हमारी यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी। तो इस स्टेज को बोलते हैं क्या, ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन, स्टेज ऑफ ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। अब जब ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो पेशेंट बेसिकली क्या होता है ना कि ये सेक्रीशंस अगर ड्रेन नहीं करते हैं तो ये यहाँ कलेक्ट होने लगते हैं। कलेक्ट होने लगते हैं तो क्या होता है ना कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रॉपर प्रेशर होता है, थोड़ा पॉजिटिव प्रेशर होता है, जो कि उसको बाहर जो है ना एकदम, जैसे अगर ये मेरा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो एक प्रेशर इसके अंदर भी होगा। अगर ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है तो मिडिल ईयर कैविटी में एक पॉजिटिव प्रेशर होता है जो कि इसको बाहर से अंदर से पुश करते रहता है। तो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होता है ना कि वो प्रॉपर स्ट्रेच्ड अपीयर होता है। लेकिन अगर यहाँ पे सिक्रीशंस भरने लगते हैं तो होता क्या है कि यहाँ नेगेटिव प्रेशर बिल्ड होने लगता है। और नेगेटिव प्रेशर क्या करता है ना कि इसके कारण टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ खिंच जाता है। जैसे कि अगर मैं इसको सबसे बेटर तरीके से समझाऊँ तो पता नहीं शायद आपने कभी बचपन में किया होगा या नहीं किया होगा, बट आप अपना ग्लास कभी अपने मुंह के पास सटाते थे और हवा जब खींचने लगते थे उसमें से, तो क्या होता था कि ग्लास जो था ना वो आपके मुंह से सट जाता था, और फिर हवा जब छोड़ देते थे खींचना, मतलब खींचना बंद कर देते थे, तो वो ग्लास जो था ना वो मुंह से दूर हो जाता था। तो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि बेसिकली आप क्या करें कि जब एयर सक कर रहे हैं तो ग्लास में नेगेटिव प्रेशर बन रहा है, नेगेटिव प्रेशर बन रहा है तो वो ग्लास को पुश कर रहा है और वो मेरे मुंह के पास आके सट जा रहा है। तो यहाँ भी ये हो रहा है कि जब यहाँ नेगेटिव प्रेशर हो जा रहा है तो मान के चले यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर है और बाहर पॉजिटिव प्रेशर है, तो ये क्या करेगा, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ दबाएगा। तो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या लगेगा कि वो रिट्रैक्टेड है, वो ऐसा लगेगा कि रिट्रैक्ट हो गया, अंदर सिकुड़ सा गया। जैसे जनरली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो होती है ना वो एकदम प्रॉपर स्ट्रेची अपीयर होता है, लेकिन वो ऐसा अपीयर नहीं होगा। तो ऐसा स्टेज में जब हम किसी पेशेंट का ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो उसका जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ा हुआ जैसा लगेगा, मतलब लगेगा ऐसे होता है ना कि वो बैठ गया। जैसे अगर मुझे, तो हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना वो लगेगा कि जैसे अगर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो जैसे अगर ये मेरा मिडिल ईयर कैविटी है, ठीक है, ये कैविटी है और इस पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऐसे बैठा हुआ, तो हुआ क्या कि अगर यहाँ मेरा नेगेटिव प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, तो नेगेटिव प्रेशर बिल्ड हो जाएगा तो ये क्या होगा ना कि ऐसे सिकुड़ा हुआ जैसा लगेगा। मतलब मेरे हाथ को एज अ पेपर इमेजिन करिए, या फिर अगर और बेटर तरीके से दिखाऊँ तो मेरा हाथ है, ये मिडिल ईयर कैविटी है और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। तो अगर ये सिकुड़ सा जाएगा ना तो ये कुछ ऐसा मेरे हाथ पे आके बैठ जाएगा, बैठ सा जाएगा। और लेकिन अगर यहाँ प्रेशर रहेगा मेरे हाथ में, अगर वो ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा तो ये एकदम सीधा रहेगा, सीधा सपाट ऐसे खड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही अंदर नेगेटिव प्रेशर बिल्ड होने लगा, क्यों बिल्ड होने लगा, क्योंकि यूस्टेशियल ट्यूब ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो अंदर सेक्रीशंस बिल्ड होने लगे, तो ये क्या होगा कि ये ऐसे ऐसे करके बैठ जाएगा मेरे ऊपर। तो कैसा लगेगा देखने में, रिट्रैक्टेड सा लग रहा है। लेकिन जैसे ही मैं ऐसे कर दिया तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एकदम स्ट्रेची और ये लग रहा है, मतलब देखने में वो रिट्रैक्टेड और ये नहीं लग रहा होता है ना, बैठा हुआ नहीं लग रहा। तो यही चीज़ है, ये ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन का यही आपका कॉन्सेप्ट था। अब ऊपर जाते हैं तो अब क्या होगा कि अब जो है ना सिक्रीशंस कलेक्ट होना शुरू हो गए, बैक्टीरिया भी अपना क्या बोलते हैं इन्वेड कर दिया, वो अंदर घुस गया। तो वो क्या करेगा कि वो पहले इन्फ्लेमेशन कराना शुरू करेगा, तो इन्फ्लेमेशन का सबसे बेसिक चीज़ जो आप पैथो में पढ़े होंगे कि ब्लड वेसल जो है डायलेट करना शुरू कर देता है, और डायलेट करना शुरू कर देता है तो क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है ना कि वो पस बनना भी शुरू नहीं हुआ है, बट थोड़ा फ्लूइड एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाता है पेशेंट में। अभी कम्प्लीटली पस नहीं बना है, और चूँकि पस नहीं बना है और अभी आपका ब्लड वेसल का डायलेटेशन हो रहा है, तो इसको स्टेज ऑफ हाइपरीमिया बोलते हैं। हाइपरीमिया मतलब ब्लड वेसल का फ्लो बढ़ जाना। क्यों बढ़ गया? क्योंकि डायलेटेशन हो गया। या फिर स्टेज ऑफ प्री सेपरेशन के पहले स्टेज जो आ रहा है, प्री सेपरेशन, ठीक है। तो ये स्टेज ये वाला होगा। अब चलो इसको थोड़ा क्लीन, ये हुआ स्टेज ऑफ प्री सेपरेशन। और फिर एक आता है स्टेज ऑफ सेपरेशन की, जब फुल ऑन पूरा इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, हमारा डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव हो गया और वो एक्टिवली मारने लगा इन ऑर्गेनिजम्स को, तो क्या होगा कि पस का फॉर्मेशन होगा। अब ये पस क्या होगा ना, धीरे धीरे तो बहुत सारा सेक्रीशंस भी बिल्डअप हो रहा था क्योंकि मेरा यूस्टेशियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्ट हुआ था, तो धीरे धीरे ये और बिल्डअप करने लगता है यहाँ पे। जब बिल्डअप करने लगता है ना
तो होता क्या है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इस स्टेज में, जब सेपरेशन के स्टेज में हम लोग देखेंगे तो ऐसा लगेगा ना कि बल्ज्ड है वो, मतलब जब देखेंगे ना तो लगेगा कि कुछ ज़्यादा ही। अब क्या हुआ कि पहले तो स्टार्टिंग में फ्लूइड बढ़ रहा था, तो हुआ क्या था कि नेगेटिव प्रेशर था, लेकिन अब फ्लूइड पूरी जगह भर चुका है। तो अब फ्लूइड भर चुका है तो अब वो नेगेटिव प्रेशर नहीं देगा, क्योंकि अब वो कुछ जगह ही नहीं छोड़ा है। अब वो क्या कर रहा है कि अब वो पुश करेगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, अब वो यहाँ से प्रेशर लगाएगा, और अब ये प्रेशर जो है ना, ये हवा वाले प्रेशर से थोड़ा ज़्यादा होने लगेगा। तो जब हम इस स्टेज में ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना, वो बल्ज अपीयर होगा। ऐसा लगेगा कि वो कैसे बोलूँ, जैसे वो फूला हुआ सा है, अजीब सा बाहर फूला हुआ सा है। जैसे अगर फिर से पेपर का एग्जांपल लें, तो अगर इस पेपर को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन माने तो ये लगेगा कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो अब देखो ये कैसा दिखेगा, ऐसा करके कुछ दिखेगा कि भाई ये बाहर आ गया। तो यही है कि ये हमें ऐसा लगेगा देखने में। और जो प्री सेपरेटिव स्टेज था, उसके पहले वाला स्टेज, सॉरी मैंने उसका बताया नहीं, तो वहाँ क्या है कि हाइपरेमिया हो रहा है और ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा डायलेट हुए हैं। तो यहाँ जब हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देखेंगे, तो मान के चलिए राइट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जब राइट की तरफ होता है ना, तो जो मैलियस बोन का हमें ये दिखता है, मैलियस बोन का जो स्ट्रक्चर दिखता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, वो राइट की तरफ से झुका हुआ होता है। मैं ये सब एक्सप्लेन करूँगा बाद में किसी और वीडियो में। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि हमें मल्टीपल ब्लड वेसल्स दिखेंगे जो डायलेटेड होंगे ऐसे ऐसे करके। तो आपको ये देख करके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर याद आ रहा है, लग रहा है कि कोई वो जो पुराने कार्ट व्हील्स जो चलते थे जिन्हें गाय खींच करके लाती थी, तो वैसा कुछ नहीं लग रहा है ये स्ट्रक्चर दिखने में। तो यही है कि ये प्री सेपरेटिव स्टेज वाले को हम कार्ट व्हील अपीयरेंस बोलते हैं, कार्ट व्हील अपीयरेंस। और देखिए पेन जो है ना, वो पेन आपका सारे स्टेजेस में होगा अनटिल अनलेस जो पस है, जो हमारा पस है वो फट करके बाहर नहीं आ जाए, तब तक हमारे सारे स्टेजेस में पेन होता है। पेशेंट को पेन भी होगा, और प्लस वो हियरिंग का भी कंप्लेन लेके आता है कि उसका जो एयर कंडक्शन है वो बेकार है बोन कंडक्शन से। मतलब आप रिनीस टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसका एयर कंडक्शन जो है बेकार है बोन कंडक्शन से। बट एक चीज़ याद रखना कि ये तभी हो सकता है जब कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए। अगर ओटाइटिस मीडिया कॉम्प्लिकेशंस में चल गया, माइंड इट, अगर ओटाइटिस मीडिया ने जैसे क्या बोलते हैं, उसने अंदर तक अगर वो इतना घुस गया कि उसने इनर ईयर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, तब ये नहीं एप्लीकेबल होगा, तब हो सकती है। तो हमारा ये हुआ कार्टव्हील अपीयरेंस और ये सारा चीज़ हो गया, ठीक है। अब एक होता है ना कि स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन, और एक और चीज़, जब सेपरेटिव स्टेज में पेशेंट पहुंच जाता है, जब सेपरेशन होना शुरू हो जाता है ना, तो हो जाता है, तो ऐसा होता है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो पोस्टीरियरली सबसे मोस्ट कॉमनली रप्चर करता है। और क्या होगा ना कि ऐसा पेशेंट में जो सेपरेटिव स्टेज हो सकता है वो सेपरेटिव स्टेज के बाद भी है, क्योंकि क्या होगा कि उसे कुछ फील होगा कि अरे मेरे कान से बार बार कुछ ना कुछ निकलते रहता है। तो वो आप वार्ड्स में आके कंप्लेन करेगा कि कंप्लेन लेके आएगा कि मुझे दर्द होता है कान में, अचानक से क्या होता है कि मेरा कान ऐसा लगता है कि कुछ बहने लगा और फिर मुझे अच्छा सुनाई देने लगता है। तो वो अच्छा नहीं सुनाई दे, वो अच्छा सुनाई भले दे रहा है, लेकिन अब वो स्टेज में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर गया। तो ये कि पोस्टीरियरली जो है रप्चर हो जाता है। अगर इस डायग्राम को लें तो अगर ये मेरा मैलियस है तो यहाँ पोस्टीरियर रप्चर होकर के फ्लूइड निकलने लगता है। तो इसी में एक साइन मिलता है हम लोग को, अगर यहाँ से फ्लूइड निकल रहा है, ठीक है, तो ये जो फ्लूइड निकल रहा है ना, इस पर अगर आप जब ओटोस्कोप एग्जामिन करिएगा तो ओटोस्कोप में लाइट भी होता है, ठीक है। तो जब इस पर लाइट मारेगा ना, एक्चुअली क्या होता है कि इंटरमिटेंटली फ्लूइड थोड़ा थोड़ा उस छेद से बाहर आते रहता है, क्योंकि पेशेंट तो अभी ठीक नहीं हुआ है और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन तो ऑन गोइंग है, तो फ्लूइड बनते जा रहा है, और चूँकि एक और ओरिफिस बन गया है तो फ्लूइड यहाँ से भी निकलेगा ही। तो जब इंटरमिटेंटली फ्लूइड निकलते रहता है ना, तो और जब अपना ओटोस्कोप का लाइट शाइन करिएगा तो क्या होगा ना कि जैसे मान के चलिए कि ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये छेद हो गया और यहाँ से मेरा ब्लू फ्लूइड आ रहा है, मतलब ब्लू एक्चुअल कलर नहीं होता लेकिन ब्लू फ्लूइड आ रहा है। तो इंटरमीडिएटली जब लाइट शाइन करिएगा तो क्या होगा कि जब फ्लूइड निकल रहा होगा तब क्या होगा कि अजीब सा एक रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा। फिर मान के चलिए कुछ देर फ्लूइड बंद हो गया तो रिफ्लेक्शन, जो लाइट की जो इंटेंसिटी थी ना, जो रिफ्लेक्ट हो रही थी, वो कम हो जाएगी क्योंकि कम फ्लूइड आ रहा है। फिर थोड़ा और फ्लूइड आने लगा तो देखा कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, बढ़ रही है। तो अब मैं इतना आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपने कभी लाइट हाउस को देखा है, जो समुद्र में बड़े बड़े लाइट हाउस होते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि अगर मैं रेड इसका एक लाइट मान के चलो कि हमारा जो लाइट हाउस है वो रेड लाइट जो है फेंकता है बाहर, और ये पूरा समुंदर है। तो होता क्या है ना कि लाइट हाउस के जो लाइट होता है, जैसे मान के चलिए कि मैं इधर से बैठा हुआ हूँ, ये मेरा बोट है, ठीक है,
ये मेरा बोट है और यहाँ लक्षित बैठा हुआ है, ये देख रहा है लाइट हाउस को, ठीक है। तो होता क्या कि लाइट हाउस की जो लाइट है ना वो सर्कुलरली घूमते रहती है, घूमते रहती है, घूमते रहती है। अगर आप मेरे साथ इमेजिन कर पा रहे हैं तो घूमते 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 क्या होता है ना कि जैसे अगर मैं इस तरफ से देख रहा हूँ तो हुआ क्या कि पहले मेरे तरफ लाइट आएगी, फिर धीरे 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 वो घूमते घूमते क्या होगा कि उसका जो ऊपर रोटेट कर रहा है वो हटते चल जाएगा। तो मुझे क्या लगेगा कि लाइट की इंटेंसिटी कम हो रही है, फिर वो मेरे पास घूम के आएगा, फिर मैं देखूंगा कि लाइट बढ़ रहा है, फिर देखूंगा कम होगा। तो एक्चुअली क्या है ना कि सेम चीज़ इसी में हो रहा है। अब आप समझ रहे होगे कि इंटरमीडिएटली फ्लूइड कभी आ रहा है, फिर कभी नहीं आ रहा, फिर धीरे धीरे भर रहा है, फिर आ रहा है, फिर उसके बाद निकल गया तो थोड़ा प्रेशर कम हो गया तो कम आ रहा है। तो जब जब हम लाइट शाइन कर रहे हैं, चूँकि ज़्यादा फ्लूइड आ रहा है, तो लाइट की जो रिफ्लेक्टेड लाइट की जो इंटेंसिटी है वो चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। तो ऐसा क्या लग रहा है कि हम लाइट हाउस का लाइट देख रहे हैं। मतलब बेसिकली जब आप क्लिनिकल वर्ड्स में जाओगे ना तो आपको मैं साइन इसलिए इंपॉर्टेंटली समझा रहा हूँ क्योंकि बस बोल देने से नहीं होगा लाइट हाउस साइन, आपको समझना होगा, आपको देख के पहचानना होगा कि अच्छा ये लाइट हाउस साइन होता है, तभी आप बता पाइएगा। तो ये हुआ स्टेज ऑफ सेपरेशन, ठीक है। और फिर एक होता है स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन, इसी को मिटा देते हैं। तो एक होता है स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन, यहाँ पे क्या होता है कि परफोरेशन वगैरह हो जाता है पेशेंट को, ठीक है। और वो मतलब अब हो सकता है यहाँ से कि वो हील कर जाए और उसका इन्फेक्शन इन सम केसेस रिजॉल्व भी कर जाए, बट अगर हम इधर एंटीबायोटिक्स दे भी दें तो हो सकता है कि पेशेंट हील कर सकता है। लेकिन जनरली टिम्पैनिक परफोरेशंस का ये चीज़ है ना कि चूँकि वो इरेगुलर नहीं, मतलब रेगुलर नहीं, वो परफोरेशन जनरली बहुत ही इरेगुलर टाइप से मार्जिन उनका होता है। तो इस इरेगुलर मार्जिन्स के कारण हमें क्या होता है कि प्रॉब्लम होता है उसको हील होने में, वो प्रॉपरली हील नहीं करता। और हम जो इंसिजन देते हैं, इसलिए इंसिजन देने का बहुत ही बड़ा एक साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि इंसिजन कभी हम लोग इरेगुलरली नहीं देते हैं। हमारा ब्लेड भी शार्प होता है तो वो हमेशा एक रेगुलर कट देता है, जिसके कारण क्या होता है बॉडी प्रॉपरली हील कर पाता है। आप ये पैटर्न बहुत जगह देखोगे। और फिर एक स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन हुआ और फिर एक होता है स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। मतलब हो सकता है कि अब पेशेंट जो है अब वो आ नहीं रहा है ओपीडी, उसे बार बार लग रहा है कि अरे वाह मेरा तो निकलते रहता है पानी, मेरे को बहुत बढ़िया सुनाई देते रहता है रेगुलर, हम तो मेरे को कुछ ना कुछ होता है फिर अच्छा सुनाई देता है, तो क्या दिक्कत है, सब कुछ तो सही चल रहा है, हमको तो बस डिल्यूजन में जीना है। तो वही चीज़ है। तो वो क्या है कि स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस में चल जाता है। तो स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस में जब चल जाता है ना तो क्या हो सकता है कि यहाँ से फेशियल नर्व पाल्सी हो सकता है, वो मैस्टॉइड का इन्फेक्शन हो सकता है, या तो वो आपका इनर ईयर में जाके इन्फेक्शन शुरू कर दिया तो अब वहाँ से आपका नर्व्स भी ख़त्म होना शुरू हो गया। तो ये सारा जो आपका स्टेजेस है ना, ये सब कुछ आ गया आपका एक्यूट सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग इसको हर एक स्टेज को कैसे मैनेज करते हैं जब पेशेंट हमारे पास आता है। ओके, अब मैं वीडियो एंड करता हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।